यस हेलो, दिस इज कमलेश आहूजा सर की केमिस्ट्री क्लास। आज हम आयनिक कंडक्टेंस और इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस डिस्कस करेंगे। आयनिक कंडक्टेंस और इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस नाम से क्लियर है। इलेक्ट्रोलाइट NaCl, KCl, सोडियम सल्फेट, पोटेशियम सल्फेट। तो जो किसी भी इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन के अंदर आयंस की वजह से जो कंडक्टेंस क्रिएट होती है उसको हम आयनिक कंडक्टेंस कहते हैं। एक सिंपल सा एग्जांपल दूं मैं आपको। जो प्योर वाटर है, बिल्कुल प्योर वाटर, आप प्योर वाटर के अंदर अगर आप इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे तो उसमें इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होती है। और अगर आप उस प्योर वाटर के अंदर थोड़ा सा भी सॉल्ट, नमक डाल दिया और फिर उसमें इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे तो इलेक्ट्रिसिटी पास होगी। तो बेसिकली ये आयंस जो हैं वो कंडक्टिविटी के कैरियर्स होते हैं। आयंस जो होते हैं वो कंडक्टिविटी के कैरियर्स होते हैं। प्योर वाटर क्या है? वेरी वेरी वीक इलेक्ट्रोलाइट, यानी वो ऑलमोस्ट अनआयोनाइज्ड फॉर्म में रहता है। तो वाटर के अंदर कोई आयन नहीं है। प्योर वाटर की बात कर रहा हूँ, ठीक है। आप वाटर को प्योर अच्छे से डिस्टिलेट करके, यानी उसको प्योरीफाई करके और उसमें इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे तो पास नहीं होगी। अब उसमें आपने नमक डाल दिया, NaCl डाल दिया, सॉल्ट डाल दिया, तो NaCl Na+ और Cl- में स्प्लिट हो जाएगा। और वो Na+ और Cl- में जब स्प्लिट हो गया तो केटायन और एनायन वाला ये सॉल्यूशन हो गया, यानी NaCl वाला Na+ और Cl- वाला सॉल्यूशन हो गया। और अब इसमें अगर हमने इलेक्ट्रोड मर्ज करके और इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया तो इसके अंदर कंडक्टेंस कैरी होने लग जाती है। और ये जो कंडक्टेंस कैरी हो रही है वो आयंस की वजह से हो रही है, इसीलिए हम इसको आयनिक और इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस कहते हैं। तो कोई भी, जैसे सपोज करो दिस इज NaCl सॉल्यूशन जो बोर्ड पे दिख रहा है, और लेफ्ट हैंड साइड में एनोड है और राइट हैंड साइड में कैथोड है। तो NaCl सॉल्यूशन है। अब इस NaCl सॉल्यूशन में, दिस इज NaCl सॉल्यूशन। अब इस NaCl सॉल्यूशन में जो क्लोराइड आयन है, नेगेटिव आयन है, नेगेटिव आयन मूव टूवर्ड्स एनोड एंड कैटायन मूव टूवर्ड्स एनोड। तो इस सॉल्यूशन के अंदर जो कैटायन है वो कैथोड की तरफ मूव करेंगे और एनायन एनोड की तरफ मूव करेंगे। दिस इज एनोड एंड दिस इज कैथोड। जैसे ही हमने इलेक्ट्रिसिटी पास की तो यहां पर अंदर जो आयंस हैं, तो इन आयंस में क्या आ गई? इन आयंस में आयोनिक मोबिलिटी आ गई, चाहे कैटायन हो चाहे एनायन हो। आयोनिक मोबिलिटी, आयंस में मूवमेंट आ गया। वापस समझे आप, ये NaCl सॉल्यूशन है। तो इस NaCl सॉल्यूशन के अंदर हमने जैसे ही इलेक्ट्रिसिटी पास की, बैटरी का की ऑन किया, तो इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड आते ही कैटायन और एनायन रेस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड्स की तरफ मूव करने लग गए। कैटायन मूव्स टुवर्ड्स कैथोड एंड एनायन मूव्स टुवर्ड्स एनोड। और कैटायन और एनायन जब मूव कर रहे हैं तो साथ में कंडक्टेंस को कैरी करके ले जा रहे हैं, कंडक्टेंस को उठा के आगे बढ़ रहे हैं। इस वजह से इस सॉल्यूशन के अंदर करंट लगेगा। तो ये आयनिक मोबिलिटी है। आयनिक मोबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है आयोनिक कंडक्टेंस। आयनिक मोबिलिटी को हम यहाँ U से रिप्रेजेंट करेंगे, आयनिक कंडक्टेंस को हम लैम्डा से रिप्रेजेंट करेंगे। और आयनिक कंडक्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है साइज ऑफ आयन और मास ऑफ आयन। साइज ऑफ आयन और यू कह सकते हैं मास ऑफ आयन और मास ऑफ आयन। तो किसी भी आयन का साइज जितना बड़ा होगा, मास जितना ज्यादा होगा, वो इलेक्ट्रिक फील्ड के इन्फ्लुएंस में उसकी आयनिक मोबिलिटी कम रहेगी, उसकी आयनिक मोबिलिटी कम रहेगी। यानी अगर मैं बात करूं एनहाइड्रस Li+, Na+, K+, एनहाइड्रस, क्योंकि हाइड्रस केस में कंसेप्ट थोड़ा अलग हो जाता है, वो हम बाद में डिस्कस करते हैं। तो Li+, Na+, K+, Rb+, ये इन सब में से जो आयनिक मोबिलिटी हो, Li+ क्या है? स्मॉल साइज का है। Li+ का साइज सबसे ज्यादा छोटा है। तो एनहाइड्रस कंडीशन में Li+ की आयनिक मोबिलिटी सबसे ज्यादा होगी, क्योंकि Li+ का साइज भी छोटा है, मास भी कम है। और Cesium+ का साइज भी बड़ा है, मास भी ज्यादा है। तो Cesium+ को सॉल्यूशन के अंदर
अपने रेस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड की तरफ मूव करके जाने में परेशानी आएगी, क्योंकि वो खुद हैवी है और आपको मालूम ही है कुछ जो बहुत ज़्यादा हैवी होते हैं उनको वो बहुत धीरे धीरे चलते हैं। तो यहाँ पर भी वही वाली बात हो गई कि जो केटायन और एनायन, जो आयंस ज़्यादा हैवी हैं वो बहुत धीरे धीरे चलेंगे और जो लाइटर आयंस हैं वो फास्ट चलेंगे। तो कहने का मतलब ये हुआ कि जो आयनिक मोबिलिटी है वो लाइटर आयंस की ज़्यादा होती है। तो जो आयन लाइट होंगे, हल्के होंगे, जिनका मास कम होगा, उनकी आयनिक मोबिलिटी ज़्यादा होगी। आयनिक मोबिलिटी ज़्यादा होगी तो हम क्या बोलेंगे, उनकी आयनिक कंडक्टेंस ज़्यादा है। हम क्या कहेंगे, उसकी आयनिक कंडक्टेंस ज़्यादा है। सबसे फास्टेस्ट मूविंग जो आयन है वो H+ है, क्योंकि H+ से जो H+ है, प्रोटॉन जो है H+, HCl जैसे H+ आयन देता है, तो HCl से H+ आयन जो रिलीज हुआ, इस H+ आयन की आयनिक कंडक्टेंस सबसे हाईएस्ट है। अगर आपको कोई पूछे कि आयनिक मोबिलिटी या आयनिक कंडक्टेंस किस आयन की सबसे हाईएस्ट होती है, तो हमारा आंसर होगा प्रोटॉन की, H+ की, क्योंकि H+ सबसे स्मॉलेस्ट और सबसे लाइटेस्ट आयन है। यहां पर तो यहां पर ये क्लियर हो गया कि आयनिक कंडक्टेंस आयनिक मोबिलिटी की वजह से है। और अब आपको ये भी क्लियर हो गया कि हम इसको आयनिक कंडक्टेंस क्यों कहते हैं। हम इनको आयनिक कंडक्टेंस इसीलिए कहते हैं क्योंकि यहां पर जो कंडक्टेंस के कैरियर हैं वो आयंस हैं। इलेक्ट्रोलाइट की कंडक्टेंस इसीलिए कहते हैं क्योंकि ये इलेक्ट्रोलाइट जब वाटर में जाएगा या इलेक्ट्रोलाइट जब सॉल्यूशन बनाएगा तो आयंस में कन्वर्ट होगा और फिर वो आयंस कंडक्टेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल बन जाते हैं। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस। अब हम ये जो आयनिक कंडक्टेंस है, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस है, ये मेटेलिक कंडक्टेंस से एंटायरली डिफरेंट है। जैसे मेरे पास कॉपर की वायर है, अब कॉपर की वायर में जो कंडक्टेंस पास हो रहा है वो और ये जो कंडक्टेंस पास हो रहा है दोनों में डिफरेंस है। मेटल किसी भी मेटल वायर में, मेटल प्लेट में जो कंडक्टेंस पास हो रही है उसको अपन बोलते हैं मेटेलिक कंडक्टेंस। मेटेलिक कंडक्टेंस में क्या होता है कि मेटल के अंदर जो मेटल के अपने स्फीयर होते हैं, मेटल के जो अपने कर्नल्स होते हैं। मेटल के कर्नल का मतलब ये होता है कि मेटल का जो क्रिस्टल होता है तो उसके लेटेस्ट पॉइंट पर जो मेटल के स्फीयर होते हैं उनको अपन मेटल कर्नल कह रहे हैं। मैं उसके बारे में हम सॉलिड स्टेट में डिस्कस करेंगे। मेटल क्रिस्टल तो कुल मिला के क्या होता है कि मेटल क्रिस्टल के अंदर जो इंटरस्टिशियल स्पेस है उसमें मेटल्स के जो वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स है वो मूव करते हैं। मैंने क्या कहा, मेटल क्रिस्टल के अंदर जो इंटरस्टिशियल स्पेस है उस स्पेस में मेटल के वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स मतलब आउटर मोस्ट ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं। तो मेटेलिक कंडक्टेंस किस वजह से होती है? मेटेलिक कंडक्टेंस होती है मेटल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स के मूवमेंट की वजह से। इलेक्ट्रॉन जो चार्ज पार्टिकल है वो इलेक्ट्रॉन कंडक्टेंस को कैरी करके आगे ले जाते हैं, और जबकि यहां पर देखो आप, यहां पर क्या हो रहा है, केटायन और एनायन सॉल्यूशन के अंदर कंडक्टेंस को आगे फॉरवर्ड कर रहे हैं। तो दोनों में बेसिक डिफरेंस है और भी बहुत सारे डिफरेंस है जो अब हम डिस्कस करेंगे। पहले हम आयनिक कंडक्टेंस के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। तो आयनिक कंडक्टेंस में सबसे पहली बात तो सॉल्यूशन, ये जो आयंस जितना फ्रीली मूव करेंगे इसकी कंडक्टेंस उतनी ज्यादा होगी। अगर इन आयंस को चलने में दिक्कत होगी तो कंडक्टेंस अफेक्टेड हो जाएगी। कंडक्टेंस यानी मैंने क्या कहा, आयनिक मोबिलिटी, अगर आयनिक मोबिलिटी स्लो है तो कंडक्टेंस भी स्लो हो गई, कंडक्टेंस की वैल्यू भी कम हो गई। तो अब क्वेश्चन ये है कि आयनिक मोबिलिटी किस पे डिपेंड करती है? एक तो रश पे, जैसे मंडी के अंदर या किसी फेयर में, मेले के अंदर क्या होता है, बहुत ज्यादा रश होता है तो अपन अपना मूवमेंट कितना स्लो हो जाता है, अपन उसमें दौड़ना चाहें तो नहीं दौड़ सकते हैं, क्योंकि रश के अंदर हम भीड़ के अंदर नहीं दौड़ सकते, क्योंकि हमारे को आसपास के जो दूसरे सराउंडिंग पीपल्स हैं वो हमारे को आगे बढ़ने में हिंड्रेंस क्रिएट करेंगे। तो उसी तरह से अगर बहुत सारे केटायन और एनायन होंगे, तो ये बहुत सारे केटायन एनायन, ठीक है, ये
प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे, एक दूसरे को जाने नहीं देंगे। आप देख लो, जैसे मैंने यहाँ बहुत सारे बना दिए, तो क्या हुआ, अब इनको जाने में दिक्कत है, क्योंकि अब ये जैसे आगे बढ़ना चाह रहा है तो सराउंडिंग दूसरे आयंस उसको अट्रैक्ट भी कर रहे हैं, रिपेल भी कर रहे हैं। तो अब ये वाला जो आयन है, अब ये जो सेंटर में ये जो आयंस है, अब यहाँ पर ये जो आयंस है इनकी मोबिलिटी कम हो गई, क्योंकि ये भीड़ में आ गए, मंडी में आ गए, या किसी मेले के अंदर आ गए, यानी फेयर में आ गए जहाँ बहुत ज्यादा रश है। तो अब रश के अंदर अपन बहुत धीरे धीरे चलते हैं, उसी तरह से ये भी भीड़ में आ गए हैं। तो ये आयंस जब भीड़ में आ गए हैं तो क्या हो गया, रश में आ गए हैं तो क्या हो गया, उनकी आयनिक मोबिलिटी कम हो गई। ये दौड़ना चाहेंगे पर नहीं चाहेंगे, अब ये आगे कैसे बढ़ जाए, क्योंकि इसके चारों तरफ दूसरे आयंस हैं, वो भी लाइन में लगे हुए हैं। तो इस वजह से क्या हो गया कि हम बोलेंगे कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन की आयनिक कंडक्टेंस कम होती है, क्योंकि कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन में आयनिक मोबिलिटी कम हो जाती है। आयनिक मोबिलिटी कम होने का मतलब ये हो गया कि इसके चारों तरफ इन आयंस के चारों तरफ जो दूसरे आयंस हैं वो उनको आगे बढ़ने में प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। साथ में ये आयंस है तो लाइक और अनलाइक आयंस एक दूसरे के कांटेक्ट में आते रहेंगे, तो अट्रैक्शन रिपल्शन, इसको बोलेंगे इंटरेक्शन। तो यहाँ पर इनके बीच में काफी सारा इंटरेक्शन भी होता रहेगा, कभी कोई किसी को अट्रैक्ट कर रहा है, कभी कोई किसी को रिपेल कर रहा है। जैसे अपन किसी भीड़ में चल रहे हैं तो कभी कोई अपन को एक तरफ धक्का लगा रहा है, फिर हमको दूसरी तरफ से धक्का लग रहा है, तो यहाँ पर भी रिपल्शन और अट्रैक्शन होते रहेंगे। तो हम बोलेंगे यहाँ इंटर आयोनिक रिपल्शन या इंटर आयोनिक अट्रैक्शन है, तो हम इसको कंबाइंडली बोलते हैं या इंटरेक्शन है, इंटर आयोनिक इंटरेक्शन है। तो इंटर आयोनिक इंटरेक्शन ज्यादा होने की वजह से इन आयंस की मोबिलिटी कम हो जाती है। समझो, ये पॉइंट ही लिखना है कि जब कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन होते हैं तो इंटर आयोनिक इंटरेक्शन ज्यादा होने की वजह से आयनिक मोबिलिटी कम हो जाती है, इस वजह से कंडक्टेंस कम हो जाती है। अब जैसे जैसे अपन सॉल्यूशन को डाइल्यूट करेंगे, सॉल्यूशन को डाइल्यूट करने का मतलब ये हुआ कि हम क्या करते जा रहे हैं, आयंस को कम करते जा रहे हैं। मतलब वाटर मिला दिया तो क्या हो जाएगा, ये आयंस दूर दूर होते जाएंगे, इनमें डिस्टेंस आ जाएगी, तो ये डिस्टेंस आ गई। अब ये कम हो गए, काफी कम हो गए। तो काफी कम होने की वजह से क्या हो गया, अब इनके आयनिक मोबिलिटीज में इनको प्रॉब्लम नहीं आएगी, ये आराम से अपने रेस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड्स की तरफ मूव करेंगे। तो मैंने देखो आयंस कम कर दिए, तो क्या हो जाएगा, आयंस कम कर दिए तो केटायन इजीली मूव करने लगेगा कैथोड की तरफ, और एनायन इजीली मूव करने लगेंगे। अब क्या हो गया, इनके बीच में इंटर आयोनिक इंटरेक्शन कम हो गए, ये दूर दूर हो गए। अब ये दूर दूर हो गए तो इनको प्रॉब्लम नहीं है, आराम से जा रहे हैं, एक दूसरे को परेशान नहीं कर रहे हैं। तो इसीलिए हम क्या बोलते हैं, जो आयनिक कंडक्टेंस है वो डायल्यूशन के साथ इंक्रीज हो जाती है, क्योंकि इंटर आयोनिक इंटरेक्शन कम हो जाते हैं। इंटर आयोनिक इंटरेक्शन कम होने का मतलब रेजिस्टेंस कम होना। रेजिस्टेंस, यहां पर रेजिस्टेंस क्या है, इंटर आयोनिक इंटरेक्शन। मोर इज द इंटर आयोनिक इंटरेक्शन, मोर इज द रेजिस्टेंस। तो एक तो ये हमको समझ में आ गया कि इसमें इंटर आयोनिक इंटरेक्शन रेजिस्टेंस की तरह वर्क करते हैं, और इंटर आयोनिक इंटरेक्शन तब घटेंगे जब सॉल्यूशन डाइल्यूट होगा। कंसंट्रेटेड होगा तो आयंस पास में है। एनीवे, दूसरा टेम्परेचर। हम टेम्परेचर जैसे ही थोड़ा बढ़ाएंगे तो इन आयंस की काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी, तो इनकी आयनिक मोबिलिटी बढ़ जाएगी। तो आयनिक कंडक्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, और आयनिक मोबिलिटी टेम्परेचर से बढ़ जाएगी, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ाने से काइनेटिक एनर्जी ऑफ आयंस इंक्रीज हो जाती है। और उसके अलावा सॉल्वेंट जिसमें डाला है उसकी विस्कोसिटी, अगर सॉल्वेंट ज्यादा विस्कस है तो उस सॉल्वेंट के अंदर से आयंस को मूव करके जाने में दिक्कत होगी। जैसे कोई भी मोमेंटम जो होगा वो वाटर के अंदर फास्ट होगा, और अगर हम उसी की जगह शहद के अंदर हम दौड़ना चाहें तो नहीं दौड़ पाएंगे, या स्विम करना चाहें तो नहीं कर पाएंगे, क्योंकि शहद की, हनी की कंडक्टेंस बहुत हनी की विस्कोसिटी क्या होती है, ज्यादा होती है, तो उसके अंदर हम मूव नहीं कर पाएंगे, जबकि वाटर की विस्कोसिटी कम होती है तो मूव फास्ट कर पाएंगे। उसी तरह से ये जो सॉल्वेंट है इसकी विस्कोसिटी जितनी कम होगी आयन उतने फास्ट मूव करेंगे। और दूसरा नेचर ऑफ आयन मैंने बताया, लाइट है कि हेवी है, व्हाटएवर। अब अपन आगे बढ़ते हैं, आयनिक कंडक्टेंस समझ में आ गया आपको। अब हम देखें बेसिकली
फैक्टर अफेक्टिंग इलेक्ट्रोलाइटिक और आयनिक कंडक्टेंस, तो आपको समझ में आ गया। फर्स्ट है द इंटर आयोनिक अट्रैक्शन और इंटरेक्शन बोलो ज्यादा अच्छा वर्ड है। सेकंड टेम्परेचर, थर्ड विस्कोसिटी ऑफ सॉल्वेंट, फोर्थ द सॉल्वेशन ऑफ आयन। यस, ये वाला टॉपिक हम डिस्कस करेंगे बाद में, ठीक है, क्योंकि सॉल्वेशन ऑफ आयन का मतलब क्या होता है कि कुछ आयंस जो होते हैं, जो हम कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में इसका डिटेल कंसेप्ट समझेंगे। जैसे जो Li+ है, अब Li+ जो है वो जैसे ही वाटर में जाता है तो वो वाटर से हाइड्रेटेड हो जाता है, और वो वाटर से हाइड्रेटेड होके इस तरह का आयन बना लेता है। तो इस तरह का आयन बना लिया तो क्या हुआ, देखा जाए तो Li+ लाइटेस्ट आयन है। जब मैंने आपको बताया था तो एनहाइड्रस पे ज्यादा फोर्स किया था कि Li+ का आयनिक मोबिलिटी ज्यादा होगा क्योंकि वो लाइट आयन है। पर Li+ जब वाटर में इसकी जब हमने आयनिक कंडक्टेंस ऑब्जर्व की तो वो आयनिक कंडक्टेंस हमको कम मिली। क्यों कम मिली? होता क्या है कि Li+ खुद तो लाइट है, लेकिन Li+ वाटर से रिएक्शन करके इस तरह का आयन बना देता है। ये हाइड्रेटेड आयन हो गया, सॉल्वेटेड आयन हो गया। तो अब क्या हुआ, Li+ जो है वो सिंगल अकेला नहीं दौड़ रहा है, वो Li+ जो है सिंगल अकेला नहीं दौड़ रहा है, वो अपने हाथ में यानी अपने साथ में दो हेवी मॉलिक्यूल वाटर को पकड़ के दौड़ रहा है। यानी जैसे अगर मैं आपको कहूं कि आप खुद अकेले दौड़ो तो बहुत तेज दौड़ोगे, और अगर मैं आपको दो बैग पकड़ा दूं और दोनों बैग पकड़ा के और बोलूं अब दौड़ो आप, तो आपको दौड़ने में दिक्कत होगी। रेलवे स्टेशन पे दो बैग पकड़ के आप जब दौड़ते हैं तो आपकी स्पीड इतनी ज्यादा नहीं बनती, क्योंकि आपको वो एक्स्ट्रा मास को लेके आगे बढ़ना है। तो यहाँ पर भी क्या हुआ, जो आयंस वाटर में जाके इस तरह से हाइड्रेटेड आयन बना देते हैं, उन हाइड्रेटेड आयंस की जो आयनिक कंडक्टेंस होती है वो कम हो जाती है। हम तो सोचते हैं ज्यादा होगी, पर ऑब्जर्व कम होती है, क्योंकि वो आयंस क्या करते हैं, खुद अकेले नहीं चल रहे हैं, साथ में वाटर मॉलिक्यूल को भी पकड़ के चल रहे हैं। जैसे ये Li+ हो गया, इवन देन Mg+2, ये तो 6 मॉलिक्यूल वाटर के साथ हाइड्रेटेड हो जाता है। तो ये जो आयंस हैं जो अंदर हाइड्रेटेड हो जाते हैं, यानी एक तरह से मैग्नीशियम जो है वो 6 मॉलिक्यूल वाटर को उठा के और फिर दौड़ रहा है, तो डेफिनेटली उसकी आयनिक मोबिलिटी काफी कम हो जाएगी। Al+3 है तो वो भी 6 मॉलिक्यूल वाटर को हाइड्रेटेड, इन आयंस को अपन हाइड्रेटेड आयंस बोलते हैं। अब ये हाइड्रेशन क्यों होता है वो हम इसी बुक NCERT 12th पार्ट फर्स्ट के अंदर जब 9th चैप्टर कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री पढ़ेंगे तो उसमें इस हाइड्रेशन एनर्जी का या ये हाइड्रेशन क्यों होता है इसका पूरा डिटेल कंसेप्ट एक्सप्लेन किया हुआ है। जनरली जो ट्रांजिशन मेटल्स होते हैं Mn+2, Chromium+3, Cobalt+2, Ni+2, ये जो आयंस हैं ये ज्यादा हाइड्रेटेड रहते हैं। तो हाइड्रेशन, एंथैल्पी, सॉल्वेशन जिसका होता है वो उनकी आयनिक मोबिलिटी कम हो जाती है। आपसे कोई पूछे लिथियम आयन, मैग्नीशियम आयन, एल्यूमिनियम आयन लाइट आयन है, फिर भी इनकी वाटर के अंदर आयनिक कंडक्टेंस कम है, तो हम बोलेंगे वो हाइड्रेटेड हो जाते हैं। तो वो अकेले नहीं दौड़ रहे हैं, साथ में कुछ मॉलिक्यूल वाटर को अपने साथ बॉन्डेड करके दौड़ रहे हैं। खैर, अब अगर हम मेटेलिक कंडक्टेंस और इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस में डिफरेंस देखें तो मेटेलिक कंडक्टेंस के अंदर जो कंडक्टेंस है वो मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वजह से है। इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस के अंदर जो कंडक्टेंस है वो आयंस की वजह से है। अब यहाँ पर जब मेटेलिक कंडक्टेंस होता है तो मेटल, आपने देखा होगा वायर के अंदर करंट पास हो गई, लेकिन मेटल के अंदर कोई मेटल प्लेट या मेटल वायर में जब कंडक्टेंस पास हो जाती है, इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाती है, तो वो अपनी प्रॉपर्टी रिटेन रखता है, वो वैसा है जैसा पहले था। यानी इलेक्ट्रिसिटी पास होने के पहले और बाद में वो वैसा ही रहता है। लेकिन आयनिक कंडक्टेंस में तो क्या होता है, अगर आप आयनिक कंडक्टेंस इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में होती है, तो आयनिक कंडक्टेंस में हम पढ़ चुके हैं कि अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे, NaCl के सॉल्यूशन में इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे और कंटिन्यूअस इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे तो जो Na+ है वो कैथोड के चारों तरफ रिड्यूस हो जाएगा, सोडियम के फॉर्म में डिपॉजिट हो जाएगा, और Cl- एनोड के चारों तरफ जाके Cl2 में कन्वर्ट हो जाएगा। मतलब ये हुआ कि इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन में केमिकल चेंज हो जाते हैं। और मेटेलिक कंडक्टेंस में किसी भी तरह का मैटर ट्रांसफर नहीं होता है, ठीक है।
आप वायर के अंदर अपने घरों में इलेक्ट्रिसिटी पास हो रही है तो इलेक्ट्रिसिटी ही पास हो रही है, कोई मैटर ट्रांसफर नहीं हो रहा है। जबकि इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस में तो मैटर ट्रांसफर हो गया, आयन, केटायन और एनायन मूव करके एक जगह से दूसरी जगह चले गए। मेटलिक कंडक्टेंस के अंदर क्या होता है, मेटेलिक कंडक्टेंस के अंदर टेम्परेचर बढ़ाने से उसका रेजिस्टेंस बढ़ जाता है। रेजिस्टेंस क्यों बढ़ जाता है मैं आपको क्लियर करूं। मेटल के जो अंदर स्फीयर होते हैं वो हीट करते ही, टेम्परेचर बढ़ाते ही वाइब्रेट करने लग जाते हैं। तो जब वो अपनी मेन पोजीशन पे वाइब्रेट करेंगे तो उनके बीच में से जो वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स जा रहे हैं उनको जाने में दिक्कत होगी। वापस सुने, मेटेलिक कंडक्टेंस का टेम्परेचर इंक्रीज होने से मेटेलिक कंडक्टेंस डिक्रीज हो जाती है, मतलब टेम्परेचर बढ़ाने से मेटल्स का रेजिस्टेंस बढ़ जाता है। रीजन ये है कि टेम्परेचर बढ़ने पर जो मेटल्स के स्फीयर है, मेटल के कर्नल्स हैं, वो उसके अंदर वाइब्रेट करते हैं और उस वाइब्रेशन की वजह से जो अंदर इलेक्ट्रॉन का फ्री मूवमेंट है एक जगह से दूसरे जगह, एक एंड से दूसरे एंड तक जाने के लिए, उसके अंदर उनको परेशानी होती है। जबकि आयनिक कंडक्टेंस में टेम्परेचर बढ़ाने से आयनिक कंडक्टेंस इंक्रीज हो जाती है क्योंकि आयन तेज दौड़ने लग जाते हैं। तो इस तरह से ये सारा डिफरेंस बताया मैंने मेटेलिक कंडक्टेंस और इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस। मेटेलिक कंडक्टेंस की इंटेंसिटी ज्यादा अच्छी होती है इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस के कंपैरिजन में। हमारे सिलेबस में डिटेल के अंदर इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस है, मेटेलिक कंडक्टेंस है। तो हम हमारे सिलेबस में इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस है। मेटेलिक कंडक्टेंस तो पूरा फिजिक्स में चलती है और आयनिक कंडक्टेंस, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस को मैं डिस्कस कर रहा हूं यहां पर। तो यहां पर सबसे पहले तो आपने ये देख लिया कि ये इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है और इसमें एनोड और कैथोड है और एनायन मूव कर रहे हैं और कैटायन मूव कर रहे हैं रेस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड्स की तरफ। इनकी मोबिलिटी की वजह से कंडक्टेंस है। तो मैं सबसे पहले ये डिस्कस कर रहा हूं कि मेरे पास 4 डिफरेंट टाइप के सेल हैं। इन सेल्स को जिन सेल्स के अंदर हम जैसे मैंने स्टार्ट किया था तो एक आपने सेल देखा था, या ये जो सेल है जिसमें हम आयनिक कंडक्टेंस मेजर करते हैं या आयनिक कंडक्टेंस को प्रोसीड करते हैं, तो इनको हम कंडक्टेंस सेल बोलते हैं, कंडक्टिविटी सेल बोलते हैं। मेरे पास ये 4 तरह के कंडक्टिविटी सेल हैं, 1 2 3 4। ये मेरे पास 4 तरह के सेल हैं और क्लियर है कि यहां पर ये सॉल्यूशन है इसके अंदर। अब ये इसमें सॉल्यूशन भरा हुआ है और ये इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है, ये ब्लू कलर का। ये ऊपर तक भरे हुए जैसे समझाने के लिए बताया मैंने। तो ये मेरे पास 4 तरह के डिफरेंट सेल हैं। अब ये 4 तरह के जब डिफरेंट सेल हैं तो किस सेल के अंदर, अब मैंने क्या किया, इसमें भी 1m NaCl सॉल्यूशन भर दिया, इसमें भी 1m NaCl सॉल्यूशन भर दिया, इसमें भी 1m NaCl सॉल्यूशन भर दिया और इसमें भी 1m NaCl सॉल्यूशन भर दिया। तो चारों में कंडक्टिविटी सेम ऑब्जर्व नहीं होगी। क्या होगा बेसिकली, चारों में सेम इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है तो यहां पर जो कंडक्टेंस होगी, थर्ड वाले केस में मैक्सिमम कंडक्टेंस मिलेगी हमको और सेकंड वाले केस में मिनिमम कंडक्टेंस मिलेगी। क्योंकि देखो सेकंड वाले जो सेल है, सेकंड वाला जो कंडक्टिविटी सेल है, इसमें दोनों रोड शेप इलेक्ट्रोड्स हैं, इसमें दोनों रोड शेप इलेक्ट्रोड्स हैं और रोड शेप इलेक्ट्रोड्स हैं और डिस्टेंस बहुत ज्यादा है। तो यहां पर क्या होगा,
एक सपोज करो ये एनायन है, तो इसको ट्रेवल ज्यादा करना पड़ेगा, केटायन को ट्रेवल ज्यादा करना पड़ेगा रेस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड तक पहुंचने के लिए, नंबर 1। नंबर 2, इनका सरफेस एरिया ज्यादा है, तो एक साथ ये रोड शेप इलेक्ट्रोड्स है, तो रोड शेप इलेक्ट्रोड्स होने की वजह से इनका सरफेस एरिया कम है, और सरफेस एरिया कम होने की वजह से क्या हो जाएगा, इनका सरफेस एरिया कम होने की वजह से इनके कांटेक्ट में कम नंबर ऑफ आयंस आएंगे, इनके कांटेक्ट में कम नंबर ऑफ आयंस आएंगे, तो इस वजह से इसका आयनिक कंडक्टेंस क्या हो जाएगा, कम ऑब्जर्व होगा। तो मैं ये बोल रहा हूं इस तरह के सेल में हमारे पास मिनिमम कंडक्टेंस मिलेगी, मिनिमम कंडक्टेंस और मैक्सिमम रेजिस्टेंस मिलेगा। रीजन क्या लिखोगे कि दोनों इलेक्ट्रोड एक दूसरे से ज्यादा डिस्टेंस पर है, तो रेस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड्स पर आयंस को पहुंचने में टाइम लग जाएगा। और दूसरा क्या है, रोड शेप इलेक्ट्रोड्स है तो सरफेस एरिया कम है, इनका सरफेस एरिया कम है, तो पर यूनिट टाइम, एक पर्टिकुलर टाइम पर नंबर ऑफ आयंस भी इनके कांटेक्ट में कम आ पाएंगे। जबकि हम यहां पर देखें तो यहां पर एक मिनिमम डिस्टेंस पर इलेक्ट्रोड रखे हुए हैं, यूं नहीं कि चिपका के रख दें, थोड़ा सा मिनिमम डिस्टेंस पर रखा हुआ है, तो यहां पर हमने मिनिमम डिस्टेंस पर इलेक्ट्रोड रखे और साथ में प्लेट शेप इलेक्ट्रोड्स हैं। तो प्लेट शेप इलेक्ट्रोड्स होने की वजह से सरफेस एरिया इलेक्ट्रोड्स का बढ़ गया, इंक्रीज हो गया, और प्लेट शेप इलेक्ट्रोड्स होने की वजह से जब सरफेस एरिया इलेक्ट्रोड का बढ़ गया, इंक्रीज हो गया, तो उसके अराउंड नंबर ऑफ आयंस ज्यादा से ज्यादा आ पाएंगे, यानी इनके कांटेक्ट में ज्यादा से ज्यादा आयंस आएंगे क्योंकि इनका सरफेस एरिया ज्यादा है, जबकि यहाँ कम आएंगे क्योंकि ये रोड शेप है। दूसरा, ये मिनिमम डिस्टेंस पे है, तो रेस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड पर केटायन और एनायन जल्दी जल्दी पहुंचेंगे, तो यहाँ पर हमको मिल जाएगा मैक्सिमम कंडक्टेंस और मिनिमम रेजिस्टेंस। कंडक्टेंस का इनवर्स रेजिस्टेंस है, या रेजिस्टेंस का इनवर्स कंडक्टेंस लेते हैं, हम फिजिक्स में भी यही लेते हैं। तो कुल मिला के क्या हुआ कि हमको अगर कंडक्टिविटी सेल से कंडक्टेंस का अच्छा रिजल्ट चाहिए तो हम थर्ड टाइप के सेल लेंगे। ऐसे सेल लेंगे जिसमें दो इलेक्ट्रोड्स के बीच की डिस्टेंस मिनिमम हो और सरफेस एरिया ज्यादा हो। तो इसीलिए हम ये लिखते हैं रेजिस्टेंस, ये क्या हो गया, रेजिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L। L क्या है, डिस्टेंस बिटवीन टू इलेक्ट्रोड एंड A इज द सरफेस एरिया ऑफ इलेक्ट्रोड। फिजिक्स के अंदर हम L को लेंथ ऑफ वायर बोलते हैं, A को क्रॉस एरिया ऑफ वायर बोलते हैं। एनीवे, तो हम आप समझ गए होंगे कि यहां L का मतलब क्या है, या L का मतलब है डिस्टेंस बिटवीन टू इलेक्ट्रोड्स, और A का मतलब क्या है, सरफेस एरिया। तो देखो आप, रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L by A, R इक्वल्स टू रो L by A। R क्या है, R सिंपली रेजिस्टेंस, यूनिट ले लेते हैं अपन ओम, एंड L इज द डिस्टेंस बिटवीन टू इलेक्ट्रोड। ध्यान देना सेंटीमीटर में लेंगे क्योंकि सेल तो छोटे छोटे होते हैं, लैब में है तो लैब की बात कर रहे हैं, इसलिए यहां पर हम ध्यान देना यूनिट हम सेंटीमीटर यूज करते हैं। और A सरफेस एरिया ऑफ इलेक्ट्रोड, और इसकी यूनिट लेते हैं हम सेंटीमीटर स्क्वायर। रो इज द स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी, ये रेजिस्टिविटी है और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस।
अब हम ये इक्वेशन फर्स्ट है, ये इक्वेशन फर्स्ट जनरली फिजिक्स में यूज होती है, हम केमिस्ट्री में इसको थोड़ा सा चेंज करते हैं, हम इसको इन्वर्ट कर रहे हैं। तो इसको मैं इन्वर्ट कर दिया तो 1/r 1/ρ इंटू A/L। वन अपॉन आर इज कॉल्ड कंडक्टेंस, जिसको हम C और G से भी रिप्रेजेंट करते हैं। कुछ बुक में C लिया हुआ है सिंपली और कुछ में G लिया हुआ है। 1/r is conductivity और specific conductance। इसको हम कप्पा और G स्टार से भी रिप्रेजेंट करते हैं। ध्यान दो, ये K टाइप है पर K नहीं है, जैसे अल्फा होता है, बीटा होता है, गामा होता है, इसी तरह से एक ग्रीक वर्ड होता है जो K जैसा होता है और इसको हम कप्पा बोलते हैं। इट इज कॉल्ड कप्पा, इट इज कॉल्ड कप्पा। तो यहां पर हम 1/r को तो बोल रहे हैं रेजिस्टेंस, इसको बोल रहे हैं स्पेसिफिक कंडक्टेंस और कंडक्टिविटी, और इसका सिंबल कप्पा भी है। अब ध्यान दें, इन तो 1/r को मैं क्या लिख रहा हूं, 1/r को मैं लिख रहा हूं कंडक्टेंस। मैं सिंपल ले रहा हूं C की जगह हम G भी ले सकते हैं, और यहां पर मैं ले रहा हूं कप्पा। कप्पा मींस स्पेसिफिक कंडक्टेंस इनटू A/L। अब मैंने इसको कप्पा को बाहर ले लिया तो ये हो जाएगा C इंटू L/A। ये एक पहला इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आ गया हमारा। ये फॉर्मूला नंबर तो 2 है, लेकिन मैंने क्या कहा, ये वाला जो फॉर्मूला है इस पे एनसीईआरटी के अंदर क्वेश्चंस है, बुक्स के अंदर क्वेश्चंस है। स्पेसिफिक कंडक्टेंस इक्वल्स टू कंडक्टेंस इनटू L/A। यहां L/A को हम सेल कांस्टेंट कहते हैं, यहां हम L/A को क्या कहते हैं, सेल कांस्टेंट कहते हैं। L/A बेसिकली क्या है, L इज द डिस्टेंस बिटवीन टू इलेक्ट्रोड, A इज द सरफेस एरिया। तो हमारे पास अगर लैब में कोई भी इलेक्ट्रोड है, सॉरी हमारे पास अगर लैब के अंदर कोई भी सेल है, कंडक्टिविटी सेल पड़ा है, हम लेके आए और हम उसके अंदर कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, तो उसका L/A तो फिक्स है। बेसिकली मार्केट के अंदर केमिकल स्टोर्स पर जहां इंस्ट्रूमेंट मिलते हैं वहां पोटेंशियोमीटर भी मिलता है, वोल्टमीटर भी मिलता है, अमीटर भी मिलता है, तो कंडक्टिविटी सेल भी मिलता है। अगर आप वहां जाके बोलेंगे कि मेरे को कंडक्टिविटी सेल दे दो, तो आपको छोटे छोटे कंडक्टिविटी सेल देंगे। हर कंडक्टिविटी सेल पर L/A की वैल्यू लिखी हुई रहती है, क्योंकि वो पूरा ऐसे इस तरह से एकदम परफेक्टली इस तरह से वो सेट होता है। जस्ट मैं बता रहा हूं, इस तरह से बिल्कुल यहां पर इस तरह से बिल्कुल यहां रिजिट करा हुआ बना हुआ रहता है, और इसमें ये ग्लास की आउटर वॉल होती है, और यहां पर एक इनलेट होती है जहां से हम किसी भी सॉल्यूशन को डाल सकते हैं। तो डेफिनेटली अगर मार्केट में ये हमको एक फिक्स मिल रहा है, तो इन दोनों के बीच की ये इन दोनों के बीच की ये डिस्टेंस तो L हो जाएगी, और इनका जो सरफेस एरिया है वो A हो जाएगा। तो A और L की वैल्यू तो हमेशा ही फिक्स रहेगी। अब आपने इसमें 10 ऑब्जर्वेशन लिए, आपने इसमें कोई एक्सपेरिमेंट किया, फिर आपके किसी दूसरे फ्रेंड ने इसमें एक्सपेरिमेंट किया, किसी तीसरे ने किया एक्सपेरिमेंट, तो वो हमेशा L/A की वैल्यू तो सबके लिए फिक्स रहेगी। तो बिल्कुल इस पे L/A की वैल्यू लिखी हुई रहती है कि ये L/A की वैल्यू उस कंडक्टिविटी सेल पर लिखी हुई रहती है। X सेंटीमीटर इनवर्स, Y सेंटीमीटर इनवर्स, सबकी L/A वैल्यू लिखी हुई रहती है। तो ये जो आप मार्केट में जब परचेस करेंगे तो वहां उस सेल पे देखेंगे तो उस सेल पे बिल्कुल मार्क करा हुआ रहता है L/A की वैल्यू। इसीलिए हम L/A को क्या बोलते हैं, सेल कांस्टेंट कहते हैं। तो कुल मिला के अब मेरे पास आ गया कप्पा इक्वल्स टू C इंटू L/A। L/A कप्पा क्या है, कप्पा है स्पेसिफिक
कंडक्टेंस और कंडक्टिविटी। C क्या है? कंडक्टेंस इंटू L/A क्या है? सेल कांस्टेंट। तो ये स्पेसिफिक कंडक्टेंस इक्वल्स टू कंडक्ट, ठीक है। अगर हम यूनिट की बात करें तो L/A की यूनिट हो जाती है सेंटीमीटर इनवर्स। हम इसकी यूनिट सेंटीमीटर लेते हैं और इसकी सेंटीमीटर स्क्वायर लेते हैं, और इसकी यूनिट क्या लेते हैं हम? ओम इनवर्स। ओम इनवर्स इनटू इसकी यूनिट क्या लेंगे? सेंटीमीटर इनवर्स। ओम इनवर्स को हम सीमेंस बोलते हैं, उसको एस से रिप्रेजेंट करते हैं। ओम इनवर्स को हम क्या बोलते हैं? सीमेंस बोलते हैं। तो सीमेंस सेंटीमीटर इनवर्स। सीमेंस, ठीक। सीमेंस किसकी यूनिट है? सीमेंस कंडक्टेंस की यूनिट है। तो 1 सीमेंस इक्वल्स टू 1 ओम इनवर्स। ओम इनवर्स। तो आपको कोई पूछे कि व्हाट इज यूनिट ऑफ स्पेसिफिक कंडक्टेंस, तो इसकी जो यूनिट है वो है सीमेंस सेंटीमीटर इनवर्स। एनसीईआरटी में ये लिखी हुई है। अगर आपने ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स भी लिखा वो भी करेक्ट है, पर बुक में यह है सीमेंस सेंटीमीटर इनवर्स। अब हम आगे डिस्कस करते हैं। तो स्पेसिफिक कंडक्टेंस जो है, अब हम स्पेसिफिक कंडक्टेंस को डिफाइन करते हैं। व्हाट इज स्पेसिफिक कंडक्टेंस? तो स्पेसिफिक कंडक्टेंस को डिफाइन करने के लिए कप्पा स्पेसिफिक कंडक्टेंस इनटू L/A। नाउ अब आप यहां देखें, एक स्पेसिफिक कंडक्टेंस की तो सिंपल डेफिनेशन आ जाती है, इट इज इनवर्स ऑफ स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। कंडक्टिविटी इज द इनवर्स ऑफ रेजिस्टिविटी। ये कॉमन डेफिनेशन है, पर एक हमारे पास ये 2 इलेक्ट्रोड है। दिस इज एनोड, और इसका 1 सेंटीमीटर स्क्वायर सरफेस एरिया कितना है इसका? इसका सरफेस एरिया है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। और इधर इसका भी सरफेस एरिया क्या है? 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये कैथोड है। तो कैथोड, हमारे पास कैथोड और एनोड है, और इन दोनों के बीच में जो हमने डिस्टेंस रखी है वो रखी है 1 सेंटीमीटर। तो कुल मिला के आप बोर्ड पे ये देख रहे हैं कि 2 इलेक्ट्रोड है, एनोड और कैथोड, दोनों का सरफेस एरिया 1 सेंटीमीटर। दोनों का जो सरफेस एरिया है वो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर है, और दोनों एक दूसरे से कितने डिस्टेंस पर रखे हुए हैं? 1 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे। यानी ये एनोड, ये कैथोड, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस, ये वाली डिस्टेंस कितनी है? 1 सेंटीमीटर। ये 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का एनोड, ये 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का कैथोड। अब हम इसके बीच में इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन फिल कर देते हैं। ये रहा इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। ये जो दिस इज इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। NaCl का सॉल्यूशन हो सकता है या किसी भी इलेक्ट्रोलाइट का सॉल्यूशन हो सकता है। तो नाउ दिस इज द इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। तो ये इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन हो गया। ये इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन कितना है? 1 सेंटीमीटर क्यूब। वॉल्यूम कितना हो गया? 1 सेंटीमीटर क्यूब, साफ दिख ही रहा है। और 1 सेंटीमीटर क्यूब मतलब कितना हुआ? 1 ml, यानी ये 1 ml इलेक्ट्रोलाइट। अब मैं इस इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन के लिए, यानी इस इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन के लिए मेरा क्वेश्चन है L/A की वैल्यू कितनी हो गई?
L की वैल्यू कितनी है 1 सेंटीमीटर। ये दिस इज द डिस्टेंस बिटवीन टू इलेक्ट्रोड, जो कि कितनी आ गई है L, और A कितना है ये रहा 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो कितना आ गया 1 सेंटीमीटर इनवर्स। इस इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन के लिए जो L/L की वैल्यू है वो 1 सेंटीमीटर इनवर्स। तो मेरे पास क्या फॉर्मूला है, कप्पा इक्वल टू C इंटू L/A। तो मैं इस इक्वेशन में L/A की वैल्यू क्या पुट करूंगा 1 सेंटीमीटर इनवर्स। इसके लिए कर रहा हूं, इज इट क्लियर, इस वाले सॉल्यूशन के लिए। तो अब ये इक्वेशन किस में कन्वर्ट हो जाएगी C इंटू 1, यानी L/A की वैल्यू ये रखी है। L/A की वैल्यू कितनी रखी है मैंने, ये रखी है। तो मैं और क्या लिख सकता हूं, तो मैं और ये लिख सकता हूं, दिस इज, ये क्या है, ये है स्पेसिफिक कंडक्टेंस, ये है स्पेसिफिक कंडक्टेंस और कंडक्टिविटी, जो किसके बराबर है, कंडक्टेंस के बराबर है। तो स्पेसिफिक कंडक्टेंस को हम क्या डिफाइन करते हैं, तो मैं ये कह सकता हूं, अब आप ध्यान से सुने, 10 स्पेसिफिक कंडक्टेंस, ये रहा 10 स्पेसिफिक कंडक्टेंस ऑफ any electrolytic solution when it enclosed between two electrode having surface area 1 centimeter square and apart from 1 centimeter from each other. Specific conductance क्या है, specific conductance इस इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन की कंडक्टेंस है। जब हम किसी इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन को दो इलेक्ट्रोड जिनका सरफेस एरिया 1 सेंटीमीटर स्क्वायर है और दोनों एक दूसरे से 1 सेंटीमीटर के बीच, दोनों एक दूसरे से 1 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर हैं, दो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर के इलेक्ट्रोड एक दूसरे से 1 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर है, उसके अंदर जो ये भरा हुआ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है, उसकी जो टोटल कंडक्टेंस आ रही है, उसी कंडक्टेंस को हम क्या कहते हैं, स्पेसिफिक कंडक्टेंस। उसी कंडक्टेंस को हम क्या कहते हैं, स्पेसिफिक कंडक्टेंस। तो स्पेसिफिक कंडक्टेंस ही है किसकी, 1 ml सॉल्यूशन की। 1 ml सॉल्यूशन की बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, क्योंकि इसकी एप्लीकेशन आगे आएगी तब मालूम पड़ेगा। ये माइंड में रहना चाहिए कि ठीक है। तो 10 स्पेसिफिक कंडक्टेंस इज द कंडक्टेंस ऑफ 1 ml इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन व्हिच इनक्लोज बिटवीन टू 1 सेंटीमीटर स्क्वायर इलेक्ट्रोड व्हिच अपार्ट फ्रॉम 1 सेंटीमीटर डिस्टेंस। तो अब दूसरे टर्म आ जाती है मोलर कंडक्टेंस। ये दो ही स्पेसिफिक कंडक्टेंस और इसकी यूनिट देखी हमने। अब हम डिस्कस कर रहे हैं मोलर कंडक्टेंस क्या होती है। बेसिकली मोलर कंडक्टेंस सिंपल है, नाम से क्लियर है, मोल। 1 मोल इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन की कंडक्टेंस। जैसे मेरे पास ये एक सॉल्यूशन है और इस सॉल्यूशन, ये एक डाइल्यूट सॉल्यूशन है और इस डाइल्यूट सॉल्यूशन में 1 मोल NaCl डाला हुआ है। क्या डाला हुआ है, 1 मोल NaCl डाल दिया है। दिस इज द डाइल्यूट सॉल्यूशन। ये डाइल्यूट सॉल्यूशन है, डाइल्यूट NaCl सॉल्यूशन। और NaCl की क्वांटिटी कितनी है इसमें, NaCl की क्वांटिटी इसमें कितनी है, 1 मोल NaCl है, 1 मोल NaCl है। तो इसमें क्या होंगे, 1 मोल Na प्लस आयन होंगे, यानी 6.022 इंटू 10⁻23 Na प्लस आयन होंगे और Cl माइनस आयन होंगे, 1 मोल। तो अब इस
ये 1 मोल NaCl सॉल्यूशन है, तो इसमें इट इज इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, इट इज 1 मोल NaCl डाइल्यूट सॉल्यूशन। अब हमने इसकी पूरी कंडक्टेंस ऑब्जर्व कर ली, इसकी हमने क्या ऑब्जर्व कर ली, कंडक्टेंस ऑब्जर्व कर ली। तो जो हमारे पास इसकी कंडक्टेंस आई लैम्डा 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 m NaCl, लैम्डा m NaCl, ये हो गया मोलर कंडक्टेंस, मोलर आयनिक कंडक्टेंस ऑफ, मोलर आयनिक कंडक्टेंस ऑफ NaCl। तो यहां पर इसकी जो कंडक्टेंस आएगी हम उसको क्या बोलेंगे, मोलर आयनिक कंडक्टेंस ऑफ NaCl, जो किसका सम होगी, मोलर आयनिक कंडक्टेंस ऑफ Na+ और मोलर आयनिक कंडक्टेंस ऑफ Cl-। हम इनके बारे में अभी और डिटेल डिस्कस कर रहे हैं। यानी 1 मोल NaCl की जो कंडक्टेंस होगी वो ड्यू होगी 1 मोल Na+ आयन की कंडक्टेंस और 1 मोल Cl- की कंडक्टेंस। इसमें ये सारे जो 1 मोल Na+ हैं, ये इन सब की जो कंडक्टेंस है ये ली, और जो ये 1 मोल Cl- है इन सब की जो कंडक्टेंस है वो ये ली, तो इन सब का सम लग जाएगा। यानी मोलर आयनिक कंडक्टेंस क्या हुआ, मोलर आयनिक कंडक्टेंस ये हुआ कि हमने क्या किया, 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट का डाइल्यूट सॉल्यूशन बनाया। डाइल्यूट सॉल्यूशन इसलिए बनाया ताकि उसमें रेजिस्टेंस मिनिमम हो जाए। डाइल्यूट सॉल्यूशन बनाने से इंटर आयनिक इंटरेक्शन कम हो जाते हैं और आयनाइजेशन कंप्लीट होके आयंस फ्रीली मूव करने लग जाते हैं। अब इस केस में इस डाइल्यूट NaCl सॉल्यूशन की जो कंडक्टेंस होगी उसको बोलेंगे मोलर आयनिक कंडक्टेंस ऑफ NaCl। अगर ये KCl होगा तो KCl की हो गई, सोडियम सल्फेट है तो सोडियम सल्फेट की हो गई। तो मोलर आयनिक कंडक्टेंस क्लियर है, इट इज कंडक्टेंस ऑफ ऑल द आयन प्रोड्यूस्ड बाय 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इन इट्स डाइल्यूट सॉल्यूशन एट गिवन टेम्परेचर। ये मेंशन करना जरूरी है क्योंकि टेम्परेचर पर आयनिक कंडक्टेंस डिपेंड करती है। जैसे मेरे पास NaCl का सॉल्यूशन है डाइल्यूट, तो NaCl का जब डाइल्यूट सॉल्यूशन होगा तो उसकी कंडक्टेंस क्या होगी, ड्यू टू 1 मोल ऑफ Na+ आयन और 1 मोल ऑफ Cl-। अगर मेरे पास सोडियम सल्फेट का सॉल्यूशन है तो मेरे पास डाइल्यूट सोडियम सल्फेट का सॉल्यूशन है, तो उसकी जो आयनिक कंडक्टेंस होगी वो किसकी वजह से होगी, ड्यू टू 2 मोल ऑफ Na+ एंड 1 मोल ऑफ सल्फेट आयन। जैसे ये सोडियम सल्फेट की आयनिक कंडक्टेंस, दिस इज द मोलर आयनिक कंडक्टेंस ऑफ सोडियम सल्फेट, क्या हो जाएगा 2 into मोलर आयनिक कंडक्टेंस ऑफ सोडियम आयन, मोलर आयनिक कंडक्टेंस ऑफ सोडियम आयन प्लस सल्फेट एक ही है, तो इसका सम होगा। तो मैं होप करता हूं कि आपको ये वाली क्लास समझ में आ गई होगी, और अब हम नेक्स्ट क्लास में आगे डिस्कस करेंगे। और थोड़ा सा मैंने सम अप दिया है, पहले इसको देख लेते हैं जो पढ़ चुके हैं। तो thus conductivity of specific conductance is the conductance of 1 cm3 1 ml of the solution of an electrolyte, हम डिस्कस कर चुके हैं। यूनिट ओम इनवर्स, सेंटीमीटर इनवर्स, सीमेंस सेंटीमीटर इनवर्स। मोलर कंडक्टिविटी और मोलर कंडक्टिविटी कंडक्टेंस ऑफ ऑल द आयंस are produced by the ionization of 1 mole of an electrolyte in given solution। मैंने कहा ना 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट ले लो आप और उसको डाइल्यूट सॉल्यूशन में डाल दो, तो उसकी वजह से जो कंडक्टेंस होगी यूनिट हो जाएगी मोलर कंडक्टेंस की ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। बट हाँ, मैंने अभी इसकी यूनिट डिस्कस नहीं की, कोई बात नहीं, नेक्स्ट क्लास स्टार्ट करती सबसे पहले इसकी यूनिट डिस्कस करूंगा। अब हम नेक्स्ट क्लास में मोलर कंडक्टेंस को डिटेल में पढ़ेंगे और इस पे डाइल्यूशन का इफेक्ट देखेंगे, और डिबाई-हक्कुल-ओम्सन इक्वेशन जो ये है इनके बारे में डिस्कस करेंगे। ये हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच। ओके।